Hello students, welcome to Neelkanth Educational Point once again. Thank you for all your responses that you have been giving me on my videos. And आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लाइट चैप्टर है क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर। एक्चुअली पहले मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि रे डायग्राम्स के लिए स्पेशली वीडियो बना दीजिए, तो वो वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को शेयर की हुई है यूट्यूब पर। बट अभी जो है मैं एक लाइन से प्रॉपरली इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और जो भी कंटेंट हमारे रे डायग्राम वाले पार्ट में है उसे मैं वहीं पर उसके आगे उसके पहले का पार्ट और उसके बाद का पार्ट, ये दोनों पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा। और जो प्रॉमिसेस मैंने आपसे की थी कि रे डायग्राम्स में मैं आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा, तो मैं उसकी कोशिश भी करूंगा कि आपको एक्चुअली वो चीज़ें दिखाई जा सकें। और साथ में जैसे कुछ और पॉइंट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है मिरर्स में वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर नहीं होती है। ये सिर्फ उसी केस में बराबर होती है जब मिरर का अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो आज हम जो है इस पर भी वीडियो बनाएंगे और इन चीज़ों को भी हम आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करेंगे, इनफैक्ट प्रूव करेंगे कि ये बात कितनी सही है। ठीक है, इसके प्रूफ जो है, जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, वो आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन इसे हम बेसिक एक रे डायग्राम बना करके भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज़ मैं आज आपको प्रूव करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए। ओके, ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का जब हम नाम सुनते हैं, चैप्टर का जब हम नाम देखते हैं, लाइट, reflection and refraction. So the first question that arises in our mind, जो पहला सवाल दिमाग में उठता है वो ये है कि लाइट क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, और हमें इनके बारे में क्यों पढ़ना है, जानना ही क्यों है, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले कि व्हाट इज, सॉरी थोड़ा छोटा हो जा रहा है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से हम कहें तो आप सबके दिमाग में जो जवाब है कि लाइट क्या है, a form of energy that enables us to see। ठीक, आप सब इस बात को जानते हैं, बेसिकली क्लास 10th के सारे बच्चों को ये स्टेटमेंट रटी होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। तो ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा अपने टीचर्स को बोलते हुए, लाइट इज एन मैग्नेटिक वेव। ठीक, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम बस बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे हम फोटोन कहते हैं। पहले इसको क्वांटा कहते थे, फिर अब जो सबसे कॉमनली यूज्ड टर्म है वो है फोटोन। ठीक, तो लाइट क्या है? डेफिनेटली लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि लाइट की एनर्जी को हम अगर हार्नेस कर सकें, यानी कि अगर हम उसको
उपयोग कर सकें तो हम उससे कुछ कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी यानी कि ऊर्जा की परिभाषा ही है कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक, तो इसका मतलब प्रकाश या लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हम इससे भी कुछ न कुछ काम कर सकते हैं, इससे भी कुछ न कुछ कार्य या वर्क कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज हमने यहाँ पर देखी, इट इनेबल्स अस टू सी। इसकी सहायता से हमें हर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कैमरे में मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि लाइट मुझसे चल करके कैमरे तक पहुंच रही है और कैमरा उसे आपके सामने एक वीडियो के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में या सीरीज ऑफ इमेज के फॉर्म में आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीजें दिख रही हैं क्योंकि जो भी लाइट बोर्ड पर आकर पड़ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और वो कैमरे की स्क्रीन तक पहुंच रही है, हमारी आंखों तक पहुंच रही है और इसलिए हमें दिख रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से आसपास की सारी चीजें, सूरज है, चांद है, बेंच है, कोई भी चीज, हर चीज जो आप डेली लाइफ में देखते हैं वो सारी चीजें हमें दिखाई क्यों दे रही हैं? थैंक्स टू लाइट, लाइट की वजह से। बट क्या सिर्फ लाइट की वजह से दिखती हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम होल्ड में रखेंगे और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं ताकि हम उसे मिस ना करें। ठीक, और मैं यहां साइड में वो क्वेश्चन मेंशन कर दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? क्या केवल प्रकाश ही हमारे देखने के लिए पर्याप्त है? क्या लाइट ही अकेले सफिशिएंट है और यही हमें देखने में हेल्प करती है, इसके अलावा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है? ठीक, ये क्वेश्चन है जिसे हम बाद में पुटअप करेंगे। फिलहाल कुछ बड़े बड़े बम मैंने आपके सामने फोड़ दिए हैं तो मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टर्म की, वेव, जिसे हम हिंदी में तरंग कहते हैं। ठीक, और तरंग होती क्या है? क्लास 9th में आप लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, ध्वनि चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर में आप लोगों ने तरंग और या वेव टर्म के बारे में सुना होगा। क्या होता है ध्वनि या तरंग? क्या होती है तरंग? क्या है? किसी भी माध्यम में एक डिस्टरबेंस है, एक तरह का विक्षोभ है। ठीक है, विचलन है। जैसे पानी में हम पत्थर मारते हैं तो हमें वेव्स बनती हुई दिखती हैं, तो वो क्या है? एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो गया है पानी के पार्टिकल्स के बीच में, और जिसकी वजह से हमें एक फॉर्म दिखती है बनती हुई, जिसे हम तरंग या वेव कहते हैं। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं तो हवा में मेरे बोलने की वजह से गले से जो हवा निकलती है वो हवा बाहर की हवा को भी डिस्टर्ब करती है और इसकी वजह से भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और उससे जो वेव बनती है उसे भी हम तरंग कहते हैं। और यही ध्वनि तरंग है जिसके बारे में हम बात अभी कर रहे थे, जिसे आपने उस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक, तो ये तरंग है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड्स हैं ऑब्वियसली, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो और मैग्नेटिक का मतलब है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हो। ठीक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई चार्ज है तो किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। यानी कि अगर कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट है तो उसके आसपास एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वो किसी भी दूसरी चीज को अफेक्ट कर सकता है, जिसके मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अगर कोई मैग्नेट किसी जगह पर रखा हुआ है तो उसके आसपास भी एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जहां पर कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ, ये क्या होते हैं? उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेट के आसपास भी, मतलब यहाँ पर अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके आसपास भी एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से जो फोर्स वो दूसरों पर लगा रहा है उस फोर्स का कॉज क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक। अब एकदम सिंपल टर्म्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है स्पेस में एक ऐसा डिस्टरबेंस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही लगातार वेरी कर रहे हैं। और अभी आप लोगों को इसकी ज्यादा डिटेल में जानकारी देना कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों लगातार वेरी करते हैं तो ये एक दूसरे को सपोर्ट और सस्टेन कर रहे होते हैं। सस्टेन करने का मतलब है कि एक की वजह से दूसरा उत्पन्न हो रहा होता है और वो दूसरे को खत्म होने नहीं देता है। तो लगातार ये वेरी करते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक दूसरे को सस्टेन करते हैं, जिसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मतलब स्पेस में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, और इसी डिस्टरबेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्लियर है? ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तीसरी चीज, हमने कहा था ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट के जरिए ये एक्सप्लेन किया कि एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलती है। जैसे आप लोग का चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे का पैकेट होता है, उसी तरीके से ये पैकेट के रूप में चलती है। ऐसा नहीं है, वेव है, लाइट कही जाती है वेव है, लेकिन ये नहीं है कि हर पानी की लहर आ रही है और वो धक्का मार रही है और चीजें जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसा हो, नहीं, उनमें भी एनर्जी है। बट लाइट सिर्फ ऐसे बिहेव नहीं करती, लाइट एक पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करती है। जैसे मैंने आपको भरा हुआ पानी से भरा हुआ एक गुब्बारा खींचकर मारा, तो वो गुब्बारे से भी आपको चोट लगती है, आप उससे भी मूव करेंगे, और इसलिए इसको हम एक पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह भी कहते हैं। और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया है फोटोन, जिसे पहले लोग क्वांटा कहते थे। ठीक है, ठीक। क्वांटा इसलिए क्योंकि हम कहते थे कि ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है कि इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं और कोई बीच का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये सब हायर फिजिक्स में आपको मिलेगा, इंटरमीडिएट में इससे ये स्टार्ट होता है, तो अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जाता हूं। बस आप इतना समझ लीजिए कि लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है, और कैसे, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, और लाइट एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसे हम फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो लाइट दोनों है, एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। दोनों कैसे है और क्यों है, इस पर अभी भी खोज चल रही है। किसी के पास ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लाइट कब वेव की तरह बिहेव करती है और कब पार्टिकल की तरह, और क्यों, ठीक है। लेकिन हम सब, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को एग्री करते हैं कि लाइट दोनों नेचर शो करती है। तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये जो टर्म आपने सुना है वो इसीलिए सुना है क्योंकि लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ओके, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो आप तुरंत इसके नीचे क्वेश्चन अपना पुट अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने ये तो समझ लिया कि लाइट क्या क्या है, ठीक है, लाइट के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे लाइट को। लाइट को डिफाइन करने का हमारा तरीका क्या है, जो मैं जनरली यूज करता हूं वो ये है, शायद आपको बुक्स में ना मिले, अनकन्वेंशनल लगे, बट मैं यही तरीका यूज करता हूं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी having dual nature of wave as well as particle, which creates a sensation of
vision in our eyes। मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी दो प्रकृति होती हैं, वेव की यानी कि तरंग की प्रकृति भी होती है और तरंग के साथ साथ पार्टिकल यानी कि कण की प्रकृति भी होती है। और ये हमारी आंखों में पहुंचकर हमारे पास हमें दृष्टि का यानी कि दिखाई देने का एक सेंसेशन, एक संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन मैं साइड में यहाँ वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये इतनी चीज अभी आपके कॉन्सेप्ट के लिए पर्याप्त है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा सवाल यही कि लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कैसे करती है। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट ऑल डू वी नीड to see objects। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो आंसर इज प्रिटी बेसिक। नंबर 1, ऑब्वियसली लाइट हमको देखने में हेल्प करती है, तो लाइट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं अगर लाइट हो भी और वो ऑब्जेक्ट ही ना हो तो हम कैसे देखेंगे उसे। तो द सेकंड थिंग दैट वी नीड इज ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए लाइट भी है, वो ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमारे पास हेल्दी आईज ही नहीं है, हमारी आंखें ही स्वस्थ नहीं है, तो क्या हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं। हेल्दी आईज। तो ये तीन वो फंडामेंटल चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लाइट की, उस ऑब्जेक्ट की और हेल्दी आईज की। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या ये तीनों चीजें होने पर ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे? Now that's get interesting। इन तीनों के होने पर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा या नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्यों? आप लोगों ने कभी न कभी मॉल गए होंगे, और अगर आप खासकर रात के समय में गए हुए हैं और ऐसे मॉल में गए हैं जहां पर एंट्री गेट के पास बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वहां पर जब आप बाहर से अंदर मॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर जो ग्लास के गेट्स लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं, वो दिख रहे होते हैं, खुले हैं या बंद हैं, सारी चीजें। लेकिन जब आप मॉल के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि मॉल का गेट खुला है या बंद है, और कुछ लोग जाकर टकरा जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस YouTube पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम वेंटा ब्लैक कहते हैं। ये वेंटा ब्लैक मटेरियल जो है, अगर मैं इस वेंटा ब्लैक से पेंटेड दो चीजें एक के पीछे एक रख दूं, जैसे मान लीजिए एक ये बोर्ड हो जिसे मैं वेंटा ब्लैक से पेंट कर दूं और उसके सामने अपना हाथ भी वेंटा ब्लैक से पेंट कर दूं, तो इस कैमरा में आपको मेरा हाथ नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा जहां तक मैंने पेंट किया है वहां तक का मेरा हाथ गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि वेंटा ब्लैक 99% ऑफ लाइट जो उस पर आकर के पड़ती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और पीछे भी वेंटा ब्लैक ही है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी और इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी ही नहीं कि आपकी आंखों तक पहुंचे और आप डिफरेंशिएट कर पाएं इस बैकग्राउंड में और मेरे पेंटेड हाथ में। ठीक, इसकी भी वीडियोस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें इसके साथ क्लिप में ऐड कर दूं। अगर आप
अगर वो अवेलेबल हो सके तो, नहीं तो फिर आप इसे सर्च कर लीजिएगा वेंटा ब्लैक और आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव कर देते हैं कि वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इवन इफ देयर इज लाइट इन द रूम, देयर इज द ऑब्जेक्ट एंड आवर आईज आर हेल्दी। इन तीनों कंडीशंस के सेटिस्फाई होने के बावजूद हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक फेनोमेनन होता है जो प्रेजेंट नहीं होता है, और उस फेनोमेनन का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, यही कारण है कि हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो रिफ्लेक्शन इज द मेन कॉज जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हम देख पाते हैं, नॉट जस्ट ऑन अर्थ, नॉट जस्ट इन आवर सराउंडिंग, बट इवन इन द होल यूनिवर्स, जो भी चीजें हम देख पाते हैं उसका कारण ये है। अब ये मत कहिएगा कि सूरज को हम देख पाते हैं क्योंकि सूरज भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, नहीं। हम मून को देख पाते हैं क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सन खुद सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, तो इन तीन चीजों के होने के बावजूद अगर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो होता क्या है इन अ नटशेल? लाइट किसी सोर्स से चलती है, ऑब्जेक्ट पर आकर पड़ती है, ऑब्जेक्ट के पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है डिपेंडिंग ऑन द केस की सरफेस कैसा है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से कुछ इंफॉर्मेशन ले करके वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और फिर जब वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्लियर? ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन, क्या है, क्यों है और कैसे होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वीडियो में ये समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास तीन चीजें, लाइट, ऑब्जेक्ट एंड हेल्दी आइज, इन तीनों की प्रेजेंस ही काफी नहीं है। इसके अलावा हमें एक और चीज की जरूरत है जो कि एक फेनोमेनन है और जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। दिस मीन्स रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है और इसके बिना हम दुनिया में किसी भी चीज को नहीं देख सकते। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दूं कि ब्लैक होल्स को ब्लैक इसलिए नहीं कहा जाता कि वो काले कलर के होते हैं, उन्हें ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से लाइट भी कभी वापस लौट कर नहीं आती, तो वो दिखाई ही नहीं देते हैं क्योंकि वहां से कोई लाइट लौट कर नहीं आ रही। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर फिर रिफ्लेक्शन है क्या? ठीक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, सब जानते हैं, बुक्स में बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज अ नेचुरल phenomenon in which light bounces back into the same medium after striking, और हम कह सकते हैं कोलाइडिंग और फॉलिंग। ठीक, स्ट्राइकिंग और फॉलिंग ऑन अ सरफेस। ठीक, या हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है?
प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रकाश किसी सतह या किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वापस पहले मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाता है या लौट आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपको इस बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट वहां से आ रही है और बोर्ड पर पड़ने के बाद वो लाइट आपके कैमरा तक पहुंच रही है और फिर इसकी वजह से आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है और मैं भी इसी वजह से आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो मैंने लिखा है वो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, जबकि रूम में जो लाइट है वो कैसी है? व्हाइट कलर की है। क्यों? क्योंकि लाइट जो इस पर पड़ रही है तो यहाँ पर ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सारी व्हाइट लाइट की जो बाकी 7 कलर्स होते हैं वो सारे के सारे 7 कलर्स में से सिर्फ ब्लू कलर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होती है, बाकी सारी लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए हमें ये जो लिखा हुआ है वो ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, एक साइड इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि कोई भी सरफेस हमें जिस कलर का दिखता है, कोई भी सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जिस कलर का दिखता है वो एक्चुअली केवल उस कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बाकी सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट उस कलर का दिख रहा है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपको व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारी व्हाइट लाइट को मतलब व्हाइट लाइट के सारे 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है इक्वल अमाउंट में, इसलिए ये व्हाइट दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर की इंक से मैंने लिखा है, ये ब्लू कलर की इंक ब्लू कलर के अलावा बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है, इसलिए ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक दिख रहा है तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो ब्लैक कलर का दिखता है। एक्सेप्ट फॉर द सोर्स, अगर कोई आपको जैसे सन है आपको वो व्हाइट कलर का दिखता है तो वो व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो उन सारी लाइट्स को, उन सारी कलर्स ऑफ लाइट्स को वो एमिट कर रहा है। वहां पर सोर्स के केस में कहानी दूसरी हो जाती है, लेकिन यहां पर मामला सिर्फ रिफ्लेक्शन का है। क्लियर? ठीक, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ओनली दैट कलर इज रिफ्लेक्टेड from a surface only that color is reflected from a surface which of which color we see it to be। मतलब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी कलर का दिखाई देता है जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है उस कलर का वो हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर? तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गई। यहां तक रिफ्लेक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके लिए बेसिक रूल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं? तो नंबर 1 जो पहला लॉ है वो है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in the same
ठीक है, क्लियर? मतलब क्या है कि पहले रे डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, रे डायग्राम यहां साइड में बनाते हैं। ये हमारा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है से, और ये रे एक स्ट्रेट लाइन में आती है। ठीक, इस पॉइंट को जहां पर आकर के ये रे इंसिडेंट हुई है, सरफेस से टकराई है, इस पॉइंट को हम पॉइंट O लिखते हैं, और ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर जिस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, और मैं इस पर ये पॉइंट N मान ले रहा हूं। तो ये रे कुछ इस तरीके से इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली इस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, और इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक, और ये जो ON है, ये क्या है? नॉर्मल है। अभी के लिए हम यहां पर पॉइंट्स मान लेते हैं A और B, ताकि हम एंगल्स के बारे में जब बात करेंगे तो एंगल्स को हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पहला जो लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे यानी कि ये रे AO, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि रे OB, एंड नॉर्मल मतलब ON, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन में लाई करती हैं, यानी कि अगर ये एक प्लेन में लाई कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है? हम इसे इस बोर्ड पर, जो कि प्लेन है, प्लेन सरफेस है, इस बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, एंड बाय द वे ये तीनों ही लाइंस जिस प्लेन में होंगी वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। मैं भी आपको थोड़ी देर में इसको फिर से समझाऊंगा, बट अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल ड्रॉ कहां करना है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किस पर खींचना है? सरफेस पर। लेकिन सरफेस पर भी कहां? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर रे यानी कि ये इंसिडेंट रे आकर के फॉल करती है, लाई करती है इस पॉइंट O पर। इसी पॉइंट पर हमको ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पर सरफेस का ओरिएंटेशन जैसा भी होगा उसके परपेंडिकुलर हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है, और वहीं पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम सारे चीजें आगे देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। इस चीज को एक और तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इन दोनों को ऐसे पकड़ लूं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मैं इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रखूं, ये हमेशा एक प्लेन में होंगे। ठीक है, और जहां पर मैंने इनको पकड़ के रखा है, यहां से ये लाइन हमेशा क्या होगी? नॉर्मल होगी। बीचों बीच में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, मेरी लाइन, मेरा हाथ, मेरी फिंगर्स जो है ये नॉर्मल है। ठीक, तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा। मेरा हाथ भी, एक मिनट जाइए, कुछ इस तरीके का केस होगा। लेट्स से कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये अभी इस तरीके से है, तो यानी कि नॉर्मल यहाँ पर कैसे होगा? ये रेड वाले मार्कर की तरह के ओरिएंटेशन में होगा। तो रेज इस तरीके से किसी भी ओरिएंटेशन में रखूं, कहीं भी रखूं, तो अगर एक साइड से रे, मान लीजिए ब्लू वाली साइड से रे आ रही है, तो रेड वाली साइड से ही वो रिफ्लेक्ट होगी, और ये हमेशा एक प्लेन में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? ठीक, लेकिन अगर मैंने सरफेस का ओरिएंटेशन ऐसे रखने के बजाय ऐसे कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, तो अब क्या हुआ? अब नॉर्मल इस तरीके से शिफ्ट हो चुका है। तो अब जो रे इंसिडेंट हो रही थी, अब वो पहले की तरह इधर से आकर इधर नहीं जाएगी, क्योंकि नॉर्मल इधर शिफ्ट हो चुका है। तो भले ही वो रे अब इसी एंगल पर आ रही है, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी।
जो पहले इधर जा रही थी ऐसे, रे वैसे ही आ रही है, लेकिन अब नॉर्मल शिफ्ट हो चुका है तो रे ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। अगर नॉर्मल इधर चला गया तो रे इधर चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमेशा एक प्लेन में होंगे तीनों, और नॉर्मल किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि रे ऐसे आई ऐसे चली गई और नॉर्मल ऐसे है, ये नहीं हो सकता। ये तीनों हमेशा एक प्लेन में होंगे, यानी कि नॉर्मल हमेशा इनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट है या जो दूसरा लॉ है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे किसको और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे किसको? ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे यानी कि AO और नॉर्मल ON के बीच में बनने वाला एंगल होता है। यानी कि ये एंगल I से रिप्रेजेंट होगा और इस एंगल AON को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्लियर है? ठीक। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? तो रिफ्लेक्टेड रे OB और इस नॉर्मल ON के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल, इसको हम एंगल स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एंगल होगा, यानी कि एंगल NOB होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, थोड़ा सा तिरछा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना मोबाइल ओरिएंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा इसको समझाने के बाद। तो मेरा पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do we take angles of incidence and angles of incidence and reflection with normal and not the surface itself? मतलब आखिर हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि आपतन कोण है हिंदी में, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी कि परावर्तन कोण है, इसको हम अभिलंब यानी कि नॉर्मल से ही क्यों लेते हैं? क्यों नहीं हम सीधे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एंगल मेजर कर लेते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछते हैं थोड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछते हैं। पहले तो मेरा ये पहला क्वेश्चन आपसे है, और आई होप कि इसमें आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं होगा सिवाय इस क्वेश्चन के। अब उल्टा मेरे ऊपर मत दाग दीजिएगा कि आपने पूछा तो आप ही आंसर करिए। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा फील्ड है जिसमें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना ही एक्चुअल साइंस है। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो आपको एक चीज नोटिस आप कर रहे होंगे कि मैं इन चीजों को बहुत कैजुअली बता रहा हूं कि हाँ ये होता है, आपने बुक्स में पढ़ा है वगैरह, तो फिर मैं बता क्यों रहा हूं? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है, उसका कंक्लूजन है, उसका ऑब्जर्वेशन है।
और आज हम उस ऑब्जर्वेशन को जब हर बार हर जगह सही पाते हैं तो हम उसे एक लॉ कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रट के आगे बढ़ जाना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको साइंस आती है, देन यू आर मिस्टेकन, तो आपसे गलती हो रही है। बिकॉज साइंस इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन। ये इतिहास भूगोल नहीं है कि अकबर का बेटा कौन था, अकबर किसका बेटा था, पानीपत का युद्ध कब और कहां लड़ा गया, कौन सा युद्ध कहां लड़ा गया, या प्लासी का युद्ध जिस मैदान में लड़ा गया वहां पर कौन सा बगीचा था। दिस इज नॉट हिस्ट्री और ज्योग्राफी कि कोयला कहां मिलता है, आप बता देंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन को रट कर रखना इज नॉट साइंस। साइंस बिगिंस विद क्वेश्चंस। साइंस स्टार्ट ही तब होती है जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं अपने आसपास की किसी भी चीज के बारे में जिसे आप देख रहे हैं। कुछ भी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या नहीं हो रहा है और वो क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जो हम नहीं कर रहे हैं या जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज साइंस। और इसीलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा कि ठीक है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच से का एंगल लेकर के नापते हैं। हम रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यानी कि परावर्तन कोण को नापते हैं। लेकिन सवाल ये है, इसी से क्यों नापते हैं? एंगल तो हम सरफेस से भी ले सकते थे ना, दोनों साइड, और ये भी बराबर ही होता। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? यूक्लिड्स, आपने मैथमेटिक्स में यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी है। सिंपल सी चीज है, ये 90 डिग्री है तो इधर से भी 90 डिग्री होगा, इधर से भी 90 डिग्री होगा। और अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं जैसा कि अभी हमने यहां पर लिखा है, तो 90 डिग्री में से दोनों साइड से सेम एंगल घटाओगे तो यहां जो वैल्यू मिलेगी और यहां जो वैल्यू मिलेगी दोनों सेम ही तो मिलेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर ये एंगल्स क्यों नहीं लिए, नॉर्मल से ही क्यों लिया? एंड दैट विल गिव यू अ डीपर नॉलेज ऑफ साइंस। और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना शुरू करेंगे, देन ओनली यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द साइंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढेंगे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट में भर भर के पूछिए कि सर ये क्यों होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, या अपना आप तुक्का भिड़ाइए। बेशक आपके तुक्के, आपके गेसेस गलत हो सकते हैं, बट वी विल एंजॉय दैट टू, ओके। तो कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और थोड़ा सा हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और फिर मैं अपना दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट करूंगा, ठीक है। तो इसी चीज को यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और एक्चुअली आपको याद होंगी, मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के टॉपिक पे चलते हैं, इसके आगे, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अब ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि, और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो मैं आंसर इसका दूंगा भी, लेकिन इसके बाद जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यू कैन टेक टाइम, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन देखने के बाद और आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप कमेंट में टाइप करें, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि डज लाइट गेट reflected from all types of, या सीधे लिखते हैं all surfaces rough and polished, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्या लाइट
दोनों तरह के सरफेसेस से, रफ और पॉलिश्ड, क्या लाइट इन दोनों ही तरह के सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है? तो यू कैन पॉज द वीडियो ऑब्वियसली एंड ट्राई टू आंसर एंड देन कम बैक जब आपके पास एक आंसर हो। तो यस, लाइट gets reflected from all surfaces rough and polished। ठीक है, मतलब लाइट रफ और पॉलिश दोनों ही सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है। आप कहेंगे कि कैसे? प्रूव करो। हर बार कहते हो कि प्रूव करो, तो प्रूव करके दिखाओ, बताओ। तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। दैट इज अनदर गेस फॉर यू। ओके, तो लाइट रफ और पॉलिश दोनों सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। एनी आइडियाज? नहीं आया? लिसन टू इट। मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में, आप वीडियो में पीछे जाकर के देख भी सकते हैं। मैंने आपसे कहा था हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट करके या बाउंस बैक करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो क्या अपने आसपास आप रफ सरफेसेस को नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं? देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? वॉल जो प्लास्टर्ड ना हो, जिसपे पुट्टी ना लगी हो, या फिर आपका बेंच हो सकता है, आपके घर के जमीन हो सकती है, फर्श हो सकता है, या और भी रफ सरफेसेस है जैसे मैट हो सकता है, या फिर फूल पत्तियां हो सकती हैं, आपका खुद का हाथ हो सकता है, बहुत स्मूथ तो नहीं है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो रफ हैं और हम उन सारी चीजों को देख पाते हैं। बॉल का भी सरफेस रफ होता है, ठीक है? जो नॉर्मल बॉल होती है जिससे हम लोग खेलते हैं, स्मूथ नहीं होता है ना? अगर पॉलिश्ड होता तो आपको उसमें अपना चेहरा दिख जाता, तो पॉलिश्ड नहीं होता है, ठीक? तो वो भी रफ सरफेस है। ये बोर्ड भी पॉलिश्ड सरफेस नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे इसमें साफ साफ अपना चेहरा दिखता, जो कि नहीं दिखता है। दिस मीन्स ये भी कंप्लीटली पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। लेकिन आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, आपको इस बोर्ड पर लिखी हुई चीजें दिख रही हैं ना? तो लाइट रफ और पॉलिश्ड दोनों ही सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अगर आपको ये आंसर सही मिल गया था, आपने सही आंसर गेस किया था, देन गुड, और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं साइंस। ठीक है, यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड अपनी पीठ थपथपा सकते हैं आप। ठीक है, नाउ दिस वाज इजी वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगा। चलिए 10 सेकेंड्स का देता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकेंड्स में देना है, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज, डू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ऑन both rough and polished surfaces? Rough and polished surface. मतलब क्या, अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि लाइट रफ और पॉलिश्ड दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, ये रफ और पॉलिश्ड दोनों सरफेसेस पे फॉलो होते हैं क्या? अगर होते हैं तो बताइए, और अगर नहीं होते हैं तो बताइए। काउंटिंग में 10 सेकंड्स की डाल रहा हूं, ठीक है? आप इसका आंसर 10 सेकंड्स के अंदर दे सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने ये गेस कर लिया और आपका आंसर सही है, देन यू आर रियली
very good at science and you really understand the concept, and you do that only because you listen and understand everything that is being said. आप हर उस चीज को सुन भी रहे हैं और प्रॉपरली जैसे समझना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से समझ भी रहे हैं, अगर आपने इसका सही आंसर गेस किया है तो। एंड द करेक्ट आंसर इज, वैसे मुझे इस पे छोड़ देना चाहिए था लेकिन फिर भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप में से बहुत के दिमाग में ये होगा, आंसर देने से पहले आपको बता देता हूं कि दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, ओके। और आपके दिमाग में ये है कि लाइट रेज आती हैं और आने के बाद सरफेस पे टकराने के बाद ऐसे ही चली जाती हैं, ऐसे ही चली जाती हैं। मतलब रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हाँ, पॉलिश्ड सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, बट ये एक रफ सरफेस है और इस पर लाइट रेज आती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। तो रफ सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते हैं, राइट। आपके दिमाग में यही इमेज बनी होगी और बुक्स में भी ये डायग्राम है और आपने ये सोचा ये बिल्कुल सही है। और आपको एक चीज बता दूं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होते हैं, एंड लेट मी एक्सप्लेन। एंड आपको ये बता दूं, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है जिसका आंसर मैंने आपको नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसी क्वेश्चन के आंसर में है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसी एक्सप्लेनेशन में उसका आंसर भी है, ट्राई टू डिड्यूस इट, ओके। सो एक पॉलिश्ड सरफेस पर हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल होता है या नॉर्मल होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो जब भी रेज आती हैं तो हर रे अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अपने नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है। मतलब अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई है और ये भी आई है, कोई I1, I2, I3 3 डिफरेंट एंगल्स नहीं है, ये पैरेलल आई और सबके नॉर्मल्स आपस में पैरेलल हैं क्योंकि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है और इसीलिए सब सेम एंगल R बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और इसीलिए पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। गुड, ओके। अब इसमें आइए, यहां पर इस सरफेस का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो इस सरफेस का ओरिएंटेशन अगर ऐसा है तो यहां पर नॉर्मल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस जगह पर सरफेस का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, यहां पर ऐसे था और इस जगह पर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर नॉर्मल कुछ ऐसा है, ठीक है। आप ऑलरेडी इन दोनों नॉर्मल्स को थोड़ा सा एक दूसरे से डाइवर्ज करते हुए 90 पैरेलल ना होते हुए कोई एंगल बनाते हुए देख पा रहे होंगे। और ये तीसरा पॉइंट है जहां पर नॉर्मल कुछ इस तरीके से है और सरफेस कुछ इस तरीके से है और इसका नॉर्मल इस तरीके से है। तो यहाँ रेज तो पैरेलल थी लेकिन सरफेस के रफनेस की वजह से सारे नॉर्मल इसकी तरह एक दूसरे के पैरेलल नहीं थे और इसकी वजह से हर रे ने अपने नॉर्मल के साथ एक अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, I2 एंड I3 बनाया, जिसकी वजह से इनके एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन R1, R2
एंड R3 अलग अलग बने। क्लियर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होते हैं और यहां भी फॉलो होते हैं। सो द क्वेश्चन टू द आंसर इज यस, अ बिग यस, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रफ और पॉलिश दोनों ही सरफेसेस पर फॉलो होते हैं। Got it? So this is very important point, and now I expect every one of you to give the answer to question 1 that was asked. Okay? तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया अभी तक अपने लेक्चर्स में कि लाइट क्या है, हमें रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ना है, why reflection is important to us। इसके बाद अगर रिफ्लेक्शन को पढ़ना ही है, उसे समझना ही है, तो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं और रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस पर फॉलो होते हैं। इसके अलावा मेरी सबसे पहली वीडियो में, जिसमें मैंने हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स, जो मेरा सबसे पहली वीडियो मेरी आई थी, उसमें मैंने कवर कर लिया है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और इमेज कितने टाइप्स की होती हैं। उसके साथ ही मैंने वहीं पर कवर कर लिया था कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो उन पॉइंट्स को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, हम अब उसके आगे बढ़ेंगे और जो इंटरमीडिएट बीच की कुछ चीजें हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर नाउ इज इमेज फॉर्मेशन through a plane mirror, यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। और इसके 2 केसेस हैं। तो सबसे पहले केस 1 क्या है? फर्स्ट केस है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि वस्तु या ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है उसके हिसाब से प्लेन मिरर के पीछे इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है? और कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है? वर्चुअल, इरेक्ट अभी उसको सेकंड पार्ट में देखना है, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है? तो उसके लिए एक बेसिक सा डायग्राम है, रे डायग्राम है, जो उसे समझाने के लिए आई थिंक काफी होगा आपको। और इसके लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक? तो अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप इसको देखें, और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप पहले उनके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लें, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि वरना आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? तो लेट अस कंसीडर कि ये LM एक प्लेन मिरर है और ये O एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है? क्लियर? तो अब इस O से हम रेज ड्रॉ करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली। तो एक रे चलिए हमने ड्रॉ की जो कि मिरर के परपेंडिकुलर गई, यानी कि नॉर्मल के अलोंग ही गई है प्लेन मिरर में, और दूसरी रे हमने ड्रॉ की जो कि कुछ एंगल पर आई है। इस पॉइंट को, पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम पॉइंट A मान लेते हैं और इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम पॉइंट B मान लेते हैं। और पॉइंट A तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही है, तो यही OA ही नॉर्मल होगा वहां पर, और B पर जो नॉर्मल होगा मैं उसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये नॉर्मल हुआ। इस पॉइंट को मैं N मान लेता हूं, क्योंकि हमें आगे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, एंगल्स को नाम देने की जरूरत पड़ेगी। तो एक रे O से हमने माना कि सिर्फ 2 रेज, वैसे बहुत सारी रेज होंगी, इधर से भी और इधर भी बहुत सारी रेज निकलेंगी O से, लेकिन हम सिर्फ 2 को लेके चल रहे हैं, हमारा काम उतने से चल जाएगा। तो O से 2 रेज निकली। पहली रे OA मिरर LM के परपेंडिकुलर गई,
यानी कि नॉर्मल के अलोंग ही गई, तो ऑब्वियसली नॉर्मल के अलोंग गई है तो नॉर्मल के अलोंग ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री ही होगा। और O से B, OB रे जो आई ये एक एंगल पर आई जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ऑब्वियसली, और आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल R लिखते हैं। ठीक है, तो और ऑब्वियसली I इज इक्वल टू R। अब अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, तो वो क्या देखेगा, उसे एक रे इस तरीके से आती हुई दिख रही है और एक रे इस तरीके से आती हुई दिख रही है, यानी कि एक डाइवर्जिंग पेयर ऑफ रे दिख रही है। इनफैक्ट ऊपर नीचे दाहिने बाएं बहुत सारी रेज होंगी जो डाइवर्ज हो रही होंगी, इस पॉइंट से आने के बाद, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब रेज डाइवर्ज हो रही होती हैं तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे जो AO रे है, ये रे मिरर के पीछे कहीं ऐसे आ रही है, और ये जो यहाँ पर एक पॉइंट और मान लेते हैं, लेट्स से कि ये C है, तो ये जो BC रे है ये मिरर के पीछे किसी दूसरे पॉइंट, किसी इस तरीके के किसी पाथ पर से आ रही है, और ये AO रे और BC रे मिरर के पीछे जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये पॉइंट O' है, और यही पॉइंट O' क्या होगा, O का इमेज होगा, और इमेज भी कैसा, वर्चुअल इमेज। गुड, आप लोगों को याद है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंगल NBA क्या है, 90 डिग्री है या नहीं है, है 90 डिग्री। तो और एंगल OAB 90 डिग्री है कि नहीं है, यानी कि रे OA और नॉर्मल BN ये दोनों ही LM यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन है, प्लेन सरफेस है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब दो लाइंस या दो रेज जो एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं या नहीं होती हैं। तो दिस मीन्स कि OA एंड NB आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर हम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में OB को एक ट्रांसवर्सल की तरह देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये एंगल भी I होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल AOB और एंगल OBN, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। ठीक, अब जो लाइन OA है ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, O डैश तक पूरी की पूरी। ठीक, क्योंकि ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये रे ऐसे पीछे से कहीं से आ रही थी, राइट, यही लग रहा था ना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर OA NB के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं OO डैश भी NB के पैरेलल है पूरी तरह से, क्योंकि वो एक ही लाइन है। ठीक, तो अब यहां पर एंगल R और ये एंगल R भी दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल NBC और एंगल AO डैश B आपस में बराबर होंगे। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ठीक, नाउ कंसीडर ट्रायंगल OAB, ठीक है, एंड ट्रायंगल O'AB। अब कुछ नोटिस किया आपने, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि OA LM के परपेंडिकुलर है और OO डैश एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। ठीक,
अब इस ट्रायंगल का ये एंगल I और इस ट्रायंगल का ये एंगल R क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये पहले से आपस में बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। तो जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल जो ये होगा ये भी बराबर ही होगा कि नहीं? ठीक है। तो तीनों एंगल्स बराबर हैं, लेकिन इनके बीच में एक कॉमन साइड भी है, AB। ठीक, और ये जो AB साइड है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो एंगल साइड एंगल। ठीक, तो ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल O'AB एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? बाय रूल एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, क्लियर है? तो इससे ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो यानी कि करेस्पॉन्डिंग, अब देखिए O' करेस्पॉन्डिंग है एंगल्स, A करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और B करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वर्टिसीज हैं, इसलिए ये प्रॉपरली सही से लिखा हुआ है। तो अब सिंपली OA बराबर होगा O' A के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, और हम किसी भी साइड से देखें आगे वाला ही दिखेगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो OA बराबर हो गया O' A के, और OA है क्या? OA पॉइंट ऑब्जेक्ट O की मिरर LM से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और O' A क्या है? वर्चुअल इमेज O' की प्लेन मिरर LM से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये दोनों ही डिस्टेंसेस बराबर है। दिस मीन्स कि जितना आगे मिरर के सामने, जितना आगे या जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है? तो ये हमारा पहला पॉइंट है। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट है साइज ऑफ इमेज का। ठीक है, क्या है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज का साइज कितना होगा? ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली जो है, जितनी दूरी पर मिरर के सामने रखा है उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे उसकी इमेज बन रही है। दोनों की पोजीशन सेम है, बीचों बीच में मिरर है, जितने डिस्टेंस पे इधर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इधर इमेज है। लेकिन क्या जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, या सेम साइज की बनेगी? तो उसी के लिए ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और लेट्स मेक द रे डायग्राम वंस अगेन। फिर से ये एक प्लेन मिरर है, वंस अगेन LM, और इस केस में हम मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई, हम मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा था अभी पहले वाले पार्ट में कि जो ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के जितना आगे
रखा होगा जितनी डिस्टेंस पर, उतना ही डिस्टेंस पर उतना ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। तो अगर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, लेट्स से O, और हम इस लाइन को मिरर के पीछे कंटिन्यू करें और हम इक्वल डिस्टेंस ले लें, तो एक ही इमेज A डैश यहां पर बनेगी। सिमिलरली B से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही था ना पिछली बार, तो B की इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर बनेगी B डैश। तो A की इमेज बनी A डैश, B की इमेज बनी B डैश, और इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनती जाएगी। और अगर हम इन्हें मिला दें तो जो इमेज बनेगी वो होगी A डैश B डैश। क्लियर? कोई डाउट? ओके, सो अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स फिर से। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अगर ये O था, हम इसको फिलहाल के लिए O डैश मान लेते हैं, ठीक है। यहां से A से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला C, और यहां पर A डैश से एक परपेंडिकुलर डाला C डैश, लेट्स से, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये AO डैश C एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स हमको साफ साफ क्या दिख रहे हैं? 90 डिग्री। तो चौथा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। दिस मीन्स ये एंगल यानी कि OAC एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। तो AO डैश C क्या है? एक रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरीके से ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि AC की लेंथ और OO डैश की लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? AO OA डैश के बराबर होगा, राइट? तो ये इसके भी बराबर होगा। एंड सिमिलरली ये पूरा, मैं इसको BO डैश ही लिख दे रहा हूं बस समझने के लिए, और ये पूरा BO डैश इस पूरे O डैश B डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? और अगेन अगर हम देखें, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री ही होगा। सेम केस रेक्टेंगल, तो ये बराबर है इसके, और OO डैश बराबर है A डैश C डैश। क्लियर? सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो AC बराबर है A डैश, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, AC बराबर है A डैश C डैश के, राइट? और ऑब्वियसली ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A डैश C डैश B डैश, A डैश C डैश B डैश, एंड BO डैश B डैश O डैश के बराबर है, एंड CO डैश C डैश O डैश के बराबर है। सी? तो एक बात बताइए, अगर ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी आपस में बराबर हैं, और ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो फिर से वही यूक्लिडियन ज्योमेट्री, दो इक्वल चीजों में से दो इक्वल चीजों को घटा देने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी तो इक्वल ही होगा। दिस मीन्स कि दिस पार्ट BC एंड दिस पार्ट B डैश C डैश
भी आपस में इक्वल होगा। सो BC इज इक्वल टू B डैश C डैश, राइट। और ये किसमें है? इन ट्रायंगल्स ACB एंड ट्रायंगल A डैश C डैश B डैश, ACB एंड A डैश C डैश B डैश। तो साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल, साइड। फिर से साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल A डैश C डैश B डैश आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB A डैश B डैश के बराबर होगा, AB A डैश B डैश के बराबर होगा। और AB क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ। A डैश B डैश क्या है? इमेज की लेंथ। सो ऑब्जेक्ट की लेंथ इमेज की लेंथ के बराबर। दिस मीन्स द साइज ऑफ इमेज formed by a plane mirror is always equal to the size of the object itself। और इसीलिए अपने घरों में जो मिरर्स हैं, जब आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है? सेम साइज का दिखता है ना, छोटा बड़ा नहीं दिखता, राइट। तो क्लियर है इतने पॉइंट? ठीक है।